नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मार्च और 13 मार्च के लिए हम एडिटोरियल और कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देखेंगे। हमारे पास लगभग 6 से 7 आर्टिकल्स हैं। सभी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्या चीज़ें हमें मिल सकती है। उसके बाद हम रिवीजन में देखेंगे, एक टॉपिक होगा, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा। साथ में उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखेंगे, मैपिंग को कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यूज भी यहाँ से करंट अफेयर के सारे कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ से हम कंप्लीट करंट अफेयर्स, मतलब आज का सारा जो करंट अफेयर है, सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए हमारे पास जो पहला एडिटोरियल है वो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 2026 के बारे में। इससे पहले एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 की थी, अब उसको रिप्लेस करने वाली है ये वाली योजना और इसको यहाँ पर लाया जा रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं और यहाँ पर कौन से कंसर्न्स जताए जा रहे हैं, क्या-क्या चिंताएँ हैं, क्यों पुरानी योजना और नई योजना में क्या डिफरेंस है और क्यों उसको लेकर चिंताएँ हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। पहले आर्टिकल के बाद हम देखेंगे दूसरा आर्टिकल है एलपीजी की शॉर्टेज के बारे में। आप जानते हैं कि ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ है इजराइल और यूएसए। इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है और उससे जो होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज स्ट्रेट जो यहाँ पर है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर यूएई है, ओमान है, इधर इधर सऊदी अरेबिया है और यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। और होर्मुज स्ट्रेट जो है क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो एलपीजी का निर्यात होता है, एलपीजी का यहाँ पर जो परिवहन होता है, उसमें भारत की जो एलपीजी है वो इसी रास्ते से होकर भारत पहुँचती है। आप जानते हैं भारत में पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं है, भारत में इस तरह का कोई उत्पादन होता नहीं है। हालांकि रिफाइनरीज हैं, लेकिन रिफाइनरीज के लिए भी हमें पेट्रोलियम को इंपोर्ट करना होता है, एलपीजी इंपोर्ट करनी होती है, एलएनजी इंपोर्ट करनी होती है। हमारी ज़रूरत की लगभग 50 से 55% एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी की बात करें तो एलएनजी में हम 60% एलएनजी इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम में लगभग 90 से 95% हमारी ज़रूरत का पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए होगी और ये जो एनर्जी है वो आती है होर्मुज स्ट्रेट से होकर। लगभग 50% का जो पेट्रोलियम है वो भी होर्मुज से आता है, एलएनजी होर्मुज से आती है और एलपीजी भी होर्मुज से आती है। पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं और कुछ 9 से 10 दिन के हमारे पास क्रूड ऑयल का भंडार भी है। लेकिन एलपीजी और एलएनजी की बात करें तो यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे पास स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में जब भी एलएनजी का या एलपीजी का शॉर्टेज होता है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे घरों के ऊपर दिखाई देता है, हमारी रसोई के ऊपर दिखाई देता है। और ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि कैसे देश के अंदर कई शहरों में, गाँवों में आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडरों की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, स्कैर्सिटी है और ऐसे में बढ़े हुए दामों पर आपको एलएनजी मिल रहा है और रसोई को चलाने के लिए जो एनर्जी है उसकी दिक्कतें आ रही है। होटलों में हम देख रहे हैं कि एलपीजी ना होने से जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो एलपीजी और उसका सिस्टम हम एक बार पहले समझ चुके हैं, क्योंकि जब से ये युद्ध चल रहा है तो एलपीजी, पेट्रोलियम, ये सारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, फिर से क्या नया पॉइंट आया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को लेकर एक जजमेंट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ 27% आरक्षण ओबीसीज के लिए है, मतलब केंद्र की बात करें तो वहाँ पर, और उसके लिए जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, उसको लेकर और कैसे लागू होगा आरक्षण, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी भी नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसमें क्या हो सकता है इसको भी हम इस एंगल से भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ईरान वॉर के कारण पेट्रोलियम की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है,
एलपीजी एलएनजी की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन फर्टिलाइज़र की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी वहीं से आता है, इसलिए फर्टिलाइज़र भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र सीधे तौर पर हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। किसानों की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो किसानों की आय सुरक्षा है, किसानों की इनकम है, फसल उत्पादन है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेंसिटिव रेलवे स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि रेलवे लाइंस के ऊपर काफ़ी वाइल्ड लाइफ का नुकसान होता है, उनको जीवन से हाथ धोना पड़ता है। मतलब रेलवे जो आपने ट्रेन गुजरती है, उनमें एक्सीडेंट होते हैं, हाथी और ट्रेन टकराती हैं, उनसे हाथियों का जीवन संकट में होता है, उनका अस्तित्व खतरे में होता है। ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव जोन हैं जहाँ से रेलवे गुजरती है, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जब इन रेलवे लाइंस को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब ट्रेन से टक्कर मारकर, ट्रेन से टकरा कर उनकी मौत हो जाती है, घायल हो जाते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर कोशिशें की जा रही है, तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इनके जीवन को भी खतरा ना हो, और हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, वो भी सुरक्षित रहे। तो इसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। फिर इसी बहाने एलिफेंट्स के बारे में और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, जो 1992 में शुरू किया गया था, सेंट्रली फंडेड है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। इम्पॉर्टेंट सी रूट्स को मैपिंग में देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं जिनसे वैश्विक व्यापार होता है। आप जानते हैं कि अगर समुद्री रास्ते न हो तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा संकट में होगा, व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बहुत बड़े वॉल्यूम पर वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है, और इस व्यापार में जो सी रूट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि चाहे हम सड़क से कंपेयर करें, चाहे हम रेलवे से कंपेयर करें, चाहे हवाई मार्गों से कंपेयर करें, जो सबसे सस्ता साधन है लॉजिस्टिक परिवहन का, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने का, उसमें सी रूट्स की जो पानी वाला रास्ता है, समुद्री रास्ते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जो है सबसे सस्ता साधन है हमारे पास माल ढुलाई का। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, मैपिंग में देखेंगे कौन कौन से सी रूट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे लास्ट में देखेंगे कुछ चोक पॉइंट्स भी हैं सी रूट्स के अलावा, तो चोक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, जो पतली जगह है जहाँ पर वाटर बॉडीज कनेक्ट होती हैं, जैसे स्ट्रेट्स हैं, जैसे चैनल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, न सिर्फ व्यापार में बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी, बल्कि देशों की सुरक्षा के लिए भी। जब भी जियोपॉलिटिक्स होती है, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, वहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जैसे हम हॉर्मूज के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा तो कर ही रहे हैं, तो हॉर्मूज जैसे और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मलक्का है, जैसे बाबल मंदेब है, जैसे सुएज कैनाल है, जैसे इंग्लिश चैनल है, जैसे हमारे जो टर्किश स्ट्रेट्स हैं, डार्डानेल्स वगैरह, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैप पर देखेंगे कि ये कहाँ पर है। कभी कभार मैप के आधार पर भी कई सारे सवाल हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 2026 नए रूल्स आए हैं, नई योजना आई है, और जो पुरानी योजना है उसको अब बदलकर नई योजना लागू की जा रही है। इसको लागू किया जा रहा है, इसको लाया जा रहा है किसके द्वारा? इसको लाया जा रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे हमने बात की थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या काम करती है? ये काम करती है मैनेज करने का, किस चीज़ को? प्रोविडेंट फंड्स की जितनी भी स्कीम है, पेंशन की जो स्कीम है वर्कर्स के लिए, उनके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सारी योजनाओं को लागू करता है, लोगों से जो उनका प्रीमियम है वो लेता है, जो कंट्रीब्यूशन है वो लेता है, पेंशन प्रोवाइड करवाता है। और इस योजना के तहत बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मेनली ज़्यादातर काम करते हैं, और उनकी तनख्वाह से हम देखते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन कटता है वो इस तरह की योजनाओं में जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काम करता है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करता है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी चीज़ याद रखनी है, सिर्फ दो चीज़। पहली चीज़ है स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि किसी भी
ये बॉडी को अगर किसी कानून के तहत बनाया जाता है तो वो स्टेचुटरी बॉडी होती है। अगर कानून है तो स्टेचुटरी बॉडी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो वैसे ही ये जो है ये स्टेचुटरी बॉडी है, इसका एक कानून है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत ये काम करती है। तो इसके बारे में आपको यहाँ से जानना समझना है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये जो योजना है वो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम्स को लागू करती है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो पुरानी योजना है उसको रिप्लेस किया है, नई योजना आई है। इससे लगभग 5.5 करोड़ 5.4 करोड़ जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो प्रभावित होने वाले हैं और लगभग 82 लाख पेंशन भोगी इससे प्रभावित होंगे। इम्पोर्टेंट योजना है। क्यों है इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी? इसलिए है क्योंकि इसमें पुरानी योजना को कुछ बदलाव के साथ फिर से लागू किया जा रहा है, मतलब पुरानी योजना में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कंसर्न उसमें यह है कि ये बिना हितधारकों से, बगैर स्टेक होल्डर्स से परामर्श या सार्वजनिक चर्चा किए बगैर इसे लागू किया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता जो है वो है ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है, सबसे ज़्यादा कंसर्न्स हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। जैसे हमने बात की कि लगभग 5.5 करोड़ तो कंट्रीब्यूटर्स प्रभावित होने वाले हैं इससे। तो ये योजना अगर इतने बड़े पैमाने पर योजनाएं लाई जाती है, बनाई जाती है तो उसमें पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और पब्लिक के साथ, तो लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके, बातचीत करके बड़े बदलाव किए जाने चाहिए। ये वाली जो योजना है, अब क्योंकि आप जानते हैं 2020 में पुराने से सोशल सिक्योरिटी से लेकर बहुत सारे कानून थे, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, अलग अलग कानून थे, उनको सबको एक यूनिफाई करके एक कोड बनाया गया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में कानून बना था। लेकिन नवंबर 2025 में तब भी हमने बात की थी इसके बारे में, तब इसे लागू किया गया था, इसे अधिसूचित किया गया था। तो ये जो योजना है इस कानून के तहत, इस कोड के तहत यहाँ पर लागू की जा रही है और ये है 2020 का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ये कोडिफाई किया गया था। पहले जो कानून थे उनको बदल कर, उनको इसमें मर्ज करके एक सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कोड बनाया गया था और अब इसके तहत ये वाली योजना यहाँ पर लागू की जा रही है। हुआ क्या है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे इन बदलावों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इतना समझ लेंगे कि पहले क्या थे जो नियम और अब जो नियम क्या है, अगर उनको हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर अच्छे बदलाव हुए तो उन्हें भी हम समझेंगे और अगर कुछ चिंताजनक बातें हैं तो उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो पहले वाली योजना थी उसमें एक एम्प्लॉय अपना काम करता था, अपनी सर्विस पूरी करता था और जो अंतिम 12 महीने थे, अंतिम 12 महीने आप जानते हैं अगर कोई काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन होता है, उसकी सैलरी बढ़ती है और अंतिम 12 महीनों में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सैलरी उसकी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा उसका जो वेतन है 12 महीने का, उसका औसत, उसका एवरेज निकाला जाता था और उसके आधार पर पेंशन को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि 5 साल 12 × 5 60 महीनों, 60 महीनों की सैलरी, 60 महीनों के वेतन के आधार पर पेंशन को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो लास्ट एक साल होता है, जो सबसे आखिरी साल होता है, वहाँ पर आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो सकती है और उसके पहले सैलरी कम थी, उसके पहले कम थी, उसके पहले कम थी। इसका मतलब है कि जो एवरेज निकलेगा वो भी पहले से कम निकलेगा और ये जो कम एवरेज निकलेगा उसके आधार पर अगर पेंशन कैलकुलेट होगी तो पेंशन कम कैलकुलेट होगी। तो सबसे बड़ी चिंता की बात, सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यहाँ पर पेंशन की जो राशि है, पेंशन का जो रकम है, पेंशन का जो अमाउंट है वो कम हो सकता है। तो कम पेंशन एक चिंता है और इसके लिए क्योंकि स्टेक होल्डर से बात होती तो शायद इसके बारे में और ज़्यादा पहले चर्चा हो जाती, लेकिन जब योजनाएं तैयार हो जाती, आती है, लागू होती है, तब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, तब जो पेंशन भोगी हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी जो पेंशन है वो कम हो सकती है। तो नई योजना में सबसे बड़ा कंसर्न यही है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि हायर जो पेंशन है उसका विकल्प यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। पहले क्या था कि आपकी अगर मिनिमम सैलरी 15,000 है, आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं
जहाँ पर जो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो फर्म है, उसके पास अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके से ज़्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ है तो वहाँ पर ये योजना लागू होती है। 15,000 के आधार पर आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है। अगर आप 15,000 से अगर ज़्यादा कमाते हैं तो आप अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके पेंशन की रकम को बढ़ाना चाहते थे तो आपको मिनिमम पेंशन से ज़्यादा पेंशन मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर ये विकल्प ख़त्म कर दिया जा रहा है और उसको लेकर ही सबसे ज़्यादा जो दूसरी बड़ी चिंता है वो ये है। पहली चिंता है कि जो 60 महीने हैं, उनके आधार पर जो आपकी सैलरी बनेगी, उसके आधार पर जो एवरेज निकलेगा, उसके आधार पर पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। और दूसरा जो है कि अगर आप 15,000 बेस मानकर जो सैलरी से कंट्रीब्यूशन बनता है, उससे ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और पेंशन की रकम जो आपको फिर जब आप जो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, तब आपको जो पेंशन मिलने वाली थी, वो ज़्यादा मिल सकती थी अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये वाला विकल्प भी ख़त्म किया जा रहा है। तो 2 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा चिंताजनक हैं और ये जो 2 चीज़ें हैं वो समाप्त करना उनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है। तो इतने ज़्यादा लोग बड़े पैमाने पर लगभग करोड़ों लोग 5 से साढ़े 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये योजना अब यहाँ पर सीधी-सी बात है कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशन या कहें कि सरकार अपने ऊपर से पेंशन दायित्व को कम करना चाहती है क्योंकि खर्चा होता है, पेंशन देनी पड़ती है लोगों को और उसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है, ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं और जो सोशल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। तो पेंशन का दायित्व सरकार के ऊपर से कम हो रहा है, पेंशन लायबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश कर रही है, न कि सरकार जो श्रमिक है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारा लेबर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के खिलाफ हम कह सकते हैं कि ये फैसला हुआ है और इसको लेकर सरकार अपनी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अपना जो फिस्कल डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा कम करने की कोशिश कर रही है, पेंशन दायित्व कम करने की कोशिश कर रही है और उसके चक्कर में हमारे वर्कर्स की जो सामाजिक सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ सकती है या उसके साथ समझौता करना पड़ सकता है। लंबे समय से मिनिमम वेतन की जो सीमा है 15,000 है और न्यूनतम पेंशन की जो सीमा है 1,000 है। समय के साथ आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ती है, आप जानते हैं कि आपका जो जीवन यापन करने का खर्चा है, वो बढ़ता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पेंशन की रकम भी बढ़ाई जानी चाहिए और इसके ये जो क्राइटेरियाज़ हैं, उनमें भी बदलाव होना चाहिए। पिछले लंबे समय से यही जो सीमाएँ हैं, वो लागू हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और सोशल सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर सरकार उतनी ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रही है। ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ईपीएफओ, ये भी उतना ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रहा है। पेंशन की लायबिलिटी को कम करने पर ज़्यादा ध्यान है, ना कि सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर। यही सबसे बड़ी चिंता है और यही सबसे बड़े कंसर्न्स हैं और इसको लेकर ही यहाँ पर भी चिंता जताई गई है। ठीक? ये जो योजना है, इसके बारे में हम तो लगभग सारी बातें पढ़ ही चुके हैं। ईपीएफओ के बारे में आपको थोड़ी-सी चीज़ें याद रखनी हैं, जो हमने यहाँ से पढ़ ली है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करती है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नवंबर 2025 में इन्हें लागू किया गया है, 2020 में बनाए गए थे। इन्हें बनाया गया था पुराने जो सोशल सिक्योरिटी कानून थे, उनको यूनिफ़ाई करके, उनको एकीकृत करके, पुराने सारे कानूनों को ख़त्म करके एक नया कानून, ताकि एक ही जगह पर सारे वर्कर्स की जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए इस कानून को यहाँ पर एक कानून बनाया गया है। बाकी जो चिंताएँ हैं कि हायर पेंशन वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म किया जा रहा है और जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो एवरेज 60 महीनों की सैलरी के आधार पर होगा, न कि 12 महीनों की। तो यहाँ पर जो पेंशन का अमाउंट है वो कम हो सकता है। इसको लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। ठीक? दूसरा जो आर्टिकल है वो हमारा एलपीजी शॉर्टेज को लेकर है। एलपीजी आप जानते हैं कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है ईरान में और ईरान के पास ही है होर्मुज़ स्ट्रेट। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है और भारत दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। आप जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। लगभग सभी लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। सरकार ने जो योजनाएँ चलाई हैं उससे
एलपीजी के जो कनेक्शन है वो भी बढ़े हैं और एलपीजी की खपत भी बढ़ी है। भारत में अगर मासिक एलपीजी की खपत की बात करें तो 30 लाख टन का एलपीजी खपत है भारत के पास। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एलपीजी के उपभोग करने वाले देश हैं वो हैं चाइना, यूएसए, भारत, रशिया और सऊदी अरेबिया। ये देश हैं, उनमें भारत भी है। और भारत का अगर एलपीजी शॉर्टेज होता है, भारत में अगर सप्लाई आनी रुकती है, कहीं पर भी बाधाएं होती है, सप्लाई कम आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है तो सीधे तौर पर कीमतों पर, भले ही ऑफिशियल जो आधिकारिक कीमतें हैं वे न बढ़ें, लेकिन अगर कहीं पर भी इस तरह का खतरा होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा कमाने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं कि शॉर्टेज जितनी होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाती है और इसको सीधे तौर पर भुगतना पड़ता है जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको। तो उपभोक्ताओं को एलपीजी का यहाँ पर संकट झेलना पड़ रहा है। भले ही सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, एलपीजी की जो सप्लाई है उसमें कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि एलपीजी का जो कमी है, अगर एलपीजी की कमी नहीं भी है तो एलपीजी की कमी को दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियली रूप से एलपीजी की शॉर्टेज दिखाई जा रही है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको भी लागू किया है। एलपीजी की डिमांड जितनी है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रोपेन और ब्यूटेन को जो इंडस्ट्रियल यूज़ है उससे कम करके फर्टिलाइज़र्स में, उसके लिए डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी एलपीजी का अगर शॉर्टेज है तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और हम देख रहे हैं कि एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, उपभोक्ताओं को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारत अपनी टोटल जो डिमांड है उसका 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, आयात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और जो लगभग साल भर का जो हमारा आयात है वो है 2 करोड़ प्रति टन। भारत में कुल एलपीजी अगर साल भर की बात करें तो 3 करोड़ टन प्रति वर्ष डिमांड है, इतना हम खपत करते हैं और उसमें से लगभग लगभग 2 करोड़ टन प्रति वर्ष इंपोर्ट करते हैं, यानी 60% इंपोर्ट है। और इस इंपोर्ट के कारण हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, घरों की जो रसोई की एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ती है जब भी अगर कहीं पर भी इस तरह कोई भी बाधाएं, कोई भी दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो एलपीजी में हम लगभग 60%, 50 से 60% इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी की बात करें तो 60% इंपोर्ट है और पेट्रोलियम के मामले में तो लगभग 90 से 95% जो पेट्रोलियम है हमारा भारत जो आता है वो जो भारत में खपत होता है वो इंपोर्ट होता है 90 से 95%। और इसमें से लगभग 50% इंपोर्ट जो है वो हॉर्मूज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। और हॉर्मूज में अगर कोई भी डिस्टरबेंस होती है, पश्चिम एशिया में कभी भी डिस्टरबेंस होती है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें अगर कोई डिस्टरबेंस होती है, ईरान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, जहाँ पर भी अगर जहाँ से भी हम ऑयल या एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से भी हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं तो सीधे तौर पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की फूड सिक्योरिटी पर सीधे तौर पर इसका नुकसान दिखाई देता है, इसका प्रभाव पड़ता है। भारत के पास जो अभी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ 1.4 लाख टन स्टोरेज की व्यवस्था है। एलपीजी का भंडार हम नहीं कर सकते हैं, बहुत कम है। जो हमारी पूरी व्यवस्था है वो सीधे तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पर निर्भर करती है, न कि हमारे पास बड़े भंडार हैं, बड़े भंडार नहीं है। और जो इंपोर्ट आता है उसको हम सीधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज व्यवस्था नहीं है और स्टोरेज व्यवस्था न होने के कारण कहीं पर भी डिस्टरबेंस होता है तो हमारे पास बफर नहीं होता है। और बफर नहीं होता है तो जैसे ही उधर दिक्कतें खड़ी होती है वैसे ही अंदर सप्लाई की दिक्कतें खड़ी हो जाती है। 85% से ज़्यादा एलपीजी का जो आयात है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है और कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो हम देखते हैं कि सीधा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 जो अंडरग्राउंड केबिन्स हैं वहाँ पर हम भंडार कर पाते हैं, बहुत कम मात्रा में मंगलुरु में है और विशाखापत्तनम में है। ये एलएनजी के भंडार हैं। एलएनजी में हम सिर्फ इतना ही भंडार कर पाते हैं मंगलुरु में और विशाखापत्तनम में। और अगर बात करें हम
अपना पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम में हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो हैं विशाखापत्तनम में, बेंगलुरु में, पाडुर में, चंडीखोल और पाडुर में एक्सटेंशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास उतने ज़्यादा भंडार नहीं है। पेट्रोलियम की बात करें तो 9 से 10 दिनों का है, और एलपीजी की बात करें तो 1 से 2 दिन का हमारे पास भंडार हो पाता है। और चूंकि भंडार कम है, हमारे पास बफर नहीं है, तो कहीं से भी अगर सप्लाई रुकेगी तो सीधे तौर पर हमारी जेब के ऊपर, देश के अंदर सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो लगाई गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कनेक्शन बढ़ाए हैं। कनेक्शन बढ़ाए हैं मतलब डिमांड बढ़ाई है, डिमांड बढ़ाई है मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गई है। और एनर्जी सिक्योरिटी के डिपेंड होने पर अगर कहीं पर भी सप्लाई में कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो उसका सीधे तौर पर असर हमें दिखाई देता है। भविष्य में इस तरह के जो भंडार हैं वो बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में बनाए जा सकते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ गुजरात में है। वहाँ पर इस तरह के भंडार बनाने की योजना हो सकती है। अगर हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कहीं पर भी डिपेंडेंसी से, कहीं पर भी वल्नरेबिलिटी से बचाना है तो हमें भंडारण क्षमता बढ़ानी होगी, क्योंकि भारत के पास न तो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, न ही एलपीजी के रिजर्व्स हैं। तो जितना भी हमारी ज़रूरत होती है उतना हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो उससे बचने का, किसी भी प्रकार के खतरे से बचने का, किसी भी प्रकार के सप्लाई दिक्कतों से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भंडार बनाएं। ठीक, तो हमारे 2 आर्टिकल हो चुके हैं। पहला वाला जो आर्टिकल है वो हमने देखा था एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव हुए हैं और उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी, स्टेक होल्डर्स से बात नहीं हुई थी, तो उसको लेकर चिंता थी। और फिर एलपीजी का जो शॉर्टेज है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन पर, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। सीधे हम इंपोर्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास बीच में स्टोरेज की ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, बड़े स्टोरेज नहीं है, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, चाहे एलपीजी या एलएनजी की बात करें। तो इससे सीधे तौर पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित होती है। और उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा या तो हम बिजली के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, हमारे जो किचन है उनको इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, हमारा जो परिवहन है उसको इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, या फिर हम बड़े स्टोरेज बना सकते हैं। तो 2 ही रास्ते हैं हमारे पास, और उसको लेकर चिंताएं जताई भी जा रही हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, भविष्य की योजनाएं भी इन्हीं चिंताओं के ऊपर डिपेंड होने वाली है। अगला जो आर्टिकल है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मार्च वाले निर्णय में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ओबीसी के जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए जो क्रीमी लेयर के नियम हैं वो कैसे लागू होने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, और 27% आरक्षण है, लेकिन जो इंदिरा साहनी मामला हुआ था 1991 में, उसमें कहा गया था कि ओबीसी के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के लोगों को इससे बाहर रखा जाए, क्योंकि क्रीमी लेयर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से, तीनों ही तरीके से अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हैं, हमारे समाज में सबसे उच्च पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, और इन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। और जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कमज़ोर है, आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है, उन्हें आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। क्योंकि जो लोग पीछे छूट गए हैं विकास में, सामाजिक विकास में, शैक्षिक विकास में, जिनके पास अभी भी शिक्षा नहीं पहुंची है, जो अभी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण होना चाहिए, न कि आगे बढ़े हुए, न कि विकसित लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है, क्रीमी लेयर का जो शर्त है, उसको इंदिरा साहनी मामले में यहाँ पर लागू किया गया था, और उसको फिर जजमेंट में तो नहीं बताया गया कि क्रीमी लेयर में कौन लोग हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए नियम बनाए हैं, और लगभग 8 लाख की जो आय है उसको यहाँ पर क्राइटेरिया बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठा कि इसमें किसी का वेतन शामिल किया जाना चाहिए या नहीं शामिल किया जाना चाहिए, कृषि आय को इसमें शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी के वेतन को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो यहाँ पर भी दिक्कतें खड़ी होती हैं। कैसे? अगर किसी का वेतन, अगर किसी को सैलरी मिल रही है 8 लाख रुपए, उसने मान लीजिए अपने जीवन भर काम किया है, और आखिरी में रिटायरमेंट से कुछ पहले अगर उसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में उसको
आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, जबकि उसने अपने जीवन भर काम किया है और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है। आखिरी के मान लीजिए 3-4 महीने में, 5 महीने में, साल भर में अगर कोई 8 लाख की जो क्राइटेरिया है, 8 लाख की जो सीमा है, उससे ऊपर चला जाता है, तो उसका उससे नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर शुरुआत में जो 1993 के रूल्स आए थे, उसमें यह जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जो रूल्स जारी किए थे, उसमें कहा गया था कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को इससे बाहर रखा जाएगा, संवैधानिक पदधारकों को बाहर रखा जाएगा, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बाहर रखा जाएगा और जो 8 लाख वाली जो सीमा है, 8 लाख वाली जो 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया, उसमें खेती की आय को और वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पर 1993 वाले रूल में कही गई थी, लेकिन 2004 में तो इसमें जो वेतन की आय है उसको शामिल करने की बात कही गई। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो गई कि अब इसमें जो वेतन है, 8 लाख वाला वेतन जो है, अगर उसको शामिल किया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो समाज में जो अगड़े लोग हैं उनके बराबर हो। अब ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग जो अपना आरक्षण के हकदार हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, वे आरक्षण से बाहर हो जाएंगे और ऐसे में जो 8 लाख वाली जो सीमा है, उसका नुकसान ऐसे लोगों को हो जाएगा जो वास्तव में आरक्षण जिन्हें मिलना चाहिए, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में किसी की सामाजिक पृष्ठभूमि कमज़ोर हो सकती है, किसी की आर्थिक शैक्षिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, भले ही उसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, उसमें जो वेतन है और जो खेती की आय है, उसको शामिल नहीं किया जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें तो नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम यह कह सकते हैं कि जो 8 लाख वाली सीमा है, 8 लाख वाली जो शर्त है, उसमें वेतन को हम शामिल नहीं करेंगे और खेती की जो आय है, कृषि की जो आय है, उसको शामिल नहीं करेंगे। अब इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा, उन ओबीसी उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके माँ-बाप 8 लाख से ज़्यादा आय कमाते हैं, उनके पास जो 8 लाख से ज़्यादा आय है, फिर भी उन्हें ओबीसी के आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। हालाँकि अब इसमें भी दिक्कतें हैं क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा तो और भी ज़्यादा इनकम हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है और भी ज़्यादा इनकम हो सकती है। अब ऐसे में जो हकदार उम्मीदवार हैं, जिन्हें वास्तव में आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल जो आर्थिक क्राइटेरिया है उसे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक और साथ में जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं उन्हें भी देखा जाना चाहिए। तो सामाजिक और शैक्षिक परिस्थिति के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो अभी तक तो यही फैसला है। ठीक, इंदिरा साहनी मामले की बात करें तो इंदिरा साहनी मामले में चूँकि 27% आरक्षण लागू किया गया था, एक कार्यकारी आदेश से लागू हुआ था। हमारा जो आर्टिकल 16(4) है उसके तहत लागू किया गया था, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पर कहा गया कि 50% की सीमा होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्रीमी लेयर में जो लोग हैं उन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ एंट्री लेवल पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, न कि प्रमोशन में। तो वहाँ पर इंदिरा साहनी जो फैसला हुआ था, इंदिरा साहनी मामला जो था, मंडल मामला भी कहते हैं 1991 का, उसमें ये सारी बातें कही गई थी और सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। और ये जो आरक्षण हैं वो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए है। क्योंकि जो समाज में अगर बराबरी का अगर कंपटीशन देखें तो सभी लोग अगर बराबरी में खड़े होंगे तब जाकर हम कहीं इक्वालिटी को लागू कर पाएंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं, तो सभी को पहले एक लाइन में, सभी को पहले एक समान स्थिति में लाकर खड़ा करना होगा, उसके बाद कहीं जाकर हम आरक्षण को ख़त्म कर सकते हैं। तो आरक्षण है, आरक्षण किसी के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो पिछड़े हैं, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें पहले हमारे बराबर जो लोग अगड़े हैं उनके बराबर लाकर खड़ा करना होगा। जब सभी लोग बराबर में होंगे तब जाकर एक इक्वल कंपटीशन हो पाएगा।
तो इसके लिए आरक्षण ज़रूरी है। तो लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए आरक्षण का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है, उन्हें लगता है कि बराबरी का कंपटीशन नहीं है, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में पीछे छूट चुके हैं। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग बहुत आगे हैं और कुछ लोग बहुत पीछे हैं। तो सभी को पहले एक समान लेवल पर लाकर खड़ा करना होगा, उसके बाद ही हम कहीं उनके ऊपर समानता को थोपने की कोशिश या समानता को लागू करने की बात कर सकते हैं। जब तक सारे लोग बराबर नहीं होंगे, जब तक सभी लोगों के पास एक मिनिमम स्थितियां नहीं होंगी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति जब तक सबके पास समान नहीं होगी, तब तक हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते, तब तक हम आरक्षण को समाप्त करने की बातें नहीं कर सकते। तो आरक्षण एक टूल है जिससे समानता को लागू किया जा रहा है, न कि समानता के खिलाफ है। इस आर्गुमेंट को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केवल माता पिता की जो आय है उसके आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता है या आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर को तय किया जाता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि उनकी सामाजिक शैक्षिक स्थितियां भी सुधरी हो या सामाजिक शैक्षिक स्थिति भी उन लोगों के जैसी हो जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो केवल वेतन के आधार पर इसे तय नहीं किया जा सकता है, और इस नियम से या इस फैसले से उन कर्मचारियों के बच्चों को, उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी इनकम जो कहीं पर नौकरी करते हैं, निजी क्षेत्र में भी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, वहाँ पर भी खास तौर पर निजी क्षेत्रों के लिए और पीएसयू के जो कर्मचारी है उनके लिए, जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है, उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो 2004 वाला रूल था, 1993 में क्या था, 1993 में कहा गया था कि वेतन की और कृषि की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन 2004 में कहा गया कि वेतन की आय को इसमें शामिल किया जाएगा। और अब ये जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि जो वेतन है उसकी आय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों को जो पीएसयूज में और निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, जिनके माँ बाप की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। ठीक। इसके बाद है ईरान वॉर को लेकर। अब जैसे कि हमने बात की कि ईरान को लेकर गैस और तेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन उर्वरक, फर्टिलाइज़र को लेकर काफ़ी ज़्यादा उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा होनी चाहिए। जबकि जो फर्टिलाइज़र का मामला है उसमें किसानों को सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है अगर फर्टिलाइज़र की सप्लाई यहाँ पर रुकती है या उसमें कोई भी बाधा होती है या देरी होती है, तब भी किसानों को फ़ायदा होगा। अगर समय पर फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है या महंगा मिलता है, तो न सिर्फ किसानों को इसका नुकसान होगा बल्कि फसलों को भी इसका नुकसान होगा। अगर फसल उत्पादन कम होती है तो देश की फूड सिक्योरिटी इससे खतरे में पड़ सकती है। तो देश की फूड सिक्योरिटी का मामला है, इसके लिए फर्टिलाइज़र को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जानी चाहिए। क्योंकि अभी जो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था है हमारे पास, जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, अधिकतर फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन बेस्ड हैं। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जो हेबर बॉश प्रक्रिया है उससे बनते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो हेबर बॉश प्रोसेस है उसमें ये होता है कि अमोनिया का उत्पादन करना हो तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में यहाँ पर रिएक्शन होता है और अमोनिया बनाया जाता है, और अमोनिया से आप जानते हैं कि यूरिया का उत्पादन होता है। और ऐसे में इस मामले में अगर हमारी गैस की सप्लाई रुकती है या फिर फर्टिलाइज़र की सप्लाई रुकती है तो उसका नुकसान हमें देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से ली जाती है आपकी नेचुरल गैस से, क्योंकि CH3 नेचुरल गैस में जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो होता है मीथेन का, और मीथेन से यहाँ पर नेचुरल गैस से यहाँ पर यूरिया का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो हम एक तो नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करते हैं, दूसरा यूरिया भी इंपोर्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो रास्ता है वहाँ से ही ये सारी सप्लाई आती है। विश्व में जितना भी वैश्विक व्यापार होता है यूरिया का, उसका 1/3 हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ही आता है, और वहीं पर डिस्टर्बेंस भी है। कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश है, क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल गैस है वो अवेलेबल है, सस्ती भी है, और ये अमोनिया और यूरिया का उत्पादन भी करते हैं, और यहाँ से दूसरे देशों को अमोनिया और यूरिया सप्लाई भी होता है। ऐसे में किसानों को अगर महंगा उर्वरक मिलता है,
किसान अगर इसको कम खरीद पाते हैं, कम उपयोग करते हैं, फसल के उत्पादन में गिरावट हो सकती है। और जो हमारी फसलें हैं, खास तौर पर जो खाद्यान्न फसलें हैं, उनका उत्पादन अगर कम होता है तो देश की खाद्य सुरक्षा आपूर्ति पर इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा। किसानों की इनकम पर तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन जो देश की आर्थिक सुरक्षा है उसको भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, फर्टिलाइज़र को लेकर भी बात की जानी चाहिए और फर्टिलाइज़र का जो सारा सिस्टम है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो ईरान और ये जो वॉर चल रहा है इज़राइल और यूएसए का, तो उसमें एक तो एलएनजी की सप्लाई है, एलपीजी की सप्लाई है, पेट्रोलियम की सप्लाई है और फर्टिलाइज़र की सप्लाई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कत में पड़ रही हैं, इनकी समस्या चल रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, चूँकि यहाँ से सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर आती है, यही रास्ता है एकमात्र जहाँ से बड़े पैमाने पर हमारा जो सप्लाई है वो गुज़रती है। इसको लेकर चिंताएँ हैं और इसको लेकर हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, वो खतरे में पड़ सकती है। ठीक। अगला आर्टिकल है सेंसिटिव रेलवे स्ट्रेचेस को लेकर। आप जानते हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रेन से टक्कर होकर हाथियों की मौत होती है, हाथी घायल होते हैं और बहुत सारे हमारे जो रेलवे लाइंस हैं वो इनके हैबिटेट से होकर गुजरती है और उसमें इनके जो अस्तित्व है, इनके जीवन को खतरा होता है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय रेलवे और कुछ और दूसरे संस्थान हैं, उन्होंने मिलकर इस तरह के संवेदनशील रेल मार्गों की पहचान की है, जो लगभग 110 संवेदनशील रेल मार्ग हाथी वाले क्षेत्रों में हैं और 17 जो मार्ग हैं वो बाघ वाले क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर 127 इस तरह के सेंसिटिव रेलवे स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहां पर अलग अलग सॉल्यूशंस के माध्यम से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने हो, चाहे वो तकनीक को लागू करना हो, उनके माध्यम से हाथियों की और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट शामिल है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है, राज्य वन विभाग शामिल है, भारतीय रेलवे शामिल है और इन सब ने मिलकर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर निकाले हैं। इनमें आपके कुछ मिटिगेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे अंडरपास हो सकते हैं, ओवरपास हो सकते हैं, जो हमारे ब्रिज में हैं उनमें उनके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करना हो सकता है, अपना फेंसेस लगाने हो सकते हैं या फिर ट्रेंचेस की बात हो सकती है। तो इतने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे हम हाथियों की, चाहे बाघों की और दूसरी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ में तकनीकों का यूज़ भी किया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉस्टिक सिस्टम बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, जिससे क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि रेलवे के ऊपर जो रेल मार्ग होते हैं, जो हमारी पटरियाँ होती हैं, उसके ऊपर सेंसर के माध्यम से किसी भी प्रकार का यहाँ पर वाइब्रेशन या साउंड को डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ है, रास्ते पर अगर है तो उसको सेंस किया जाता है और फिर इसके सिग्नल्स भेजे जाते हैं और उससे फिर जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है समय रहते और इससे एक्सीडेंट बच सकते हैं। अगर स्पीड कम होगी तो जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचने का मौका मिलता है, एक्सीडेंट कम होते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह के सॉल्यूशंस असम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तमिलनाडु में की जा रही है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर इस तरह के जो स्ट्रेचेस हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले से, इस पूरे आर्टिकल से हमें 2-4 चीज़ें उठानी हैं। हमें इन इंस्टीट्यूट्स के नाम याद रखने हैं जो कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस तरह के जो मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स हैं, अंडरपास, ओवरपास, ब्रिज मॉडिफिकेशन, फेंसेस और ट्रेंचेस हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉस्टिक सिस्टम है, इस पर बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, इनके बारे में हम इन सॉल्यूशंस का एग्जांपल हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। इसी बहाने यहाँ पर हाथियों के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। हमारे पास 3 प्रमुख प्रजातियाँ हैं फिलहाल, एक एशियन है और 2 अफ्रीकन हैं। एशियन में एशियन सवाना एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है और एशियन एलिफेंट्स हैं। अगर इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है ये है एंडेंजर्ड
और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है क्रिटिकल इंडेंजर्ड और एशियन एलिफेंट है इंडेंजर्ड। तो इनके IUCN स्टेटस के बारे में यहाँ से हमें सबसे पहली चीज़ यही उठानी है, सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है, ठीक। इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें और इनको कंपेयर करें हम, तो अफ्रीकन हाथियों के जो कान हैं और सूंड है वो बड़ी होती है, और साथ में जो सूंड में है 2 ट्रंक फिंगर्स होती है, मतलब इनके जो सूंड होती है, इनकी जो ट्रंक होती है उसमें इस तरह 2 पाइप्स होते हैं, जैसे हमारी नाक में होते हैं वैसे। और एशियन हाथी की बात करें तो यहाँ पर कान छोटे होते हैं, शरीर भी थोड़ा छोटा होता है, और सिर्फ एक ही फिंगर होती है, ट्रंक फिंगर जो है इनकी एक ही होती है, मतलब इनकी नाक में इनकी जो सूंड है, ये जो इनकी जो ट्रंक होती है वो एक प्रकार से नाक, जो हमारी नाक होती है वो उसका ही बढ़ा हुआ रूप होता है। तो यहाँ पर 2 पाइप समझ लीजिए और यहाँ पर 1 पाइप है, ठीक। इनके जो कान होते हैं छोटे होते हैं एशियन हाथी के, अफ्रीकन हाथी के कान बड़े होते हैं, इनका शरीर भी थोड़ा बड़ा होता है और एशियन हाथी का शरीर छोटा होता है। इनकी पीठ पर बात करें तो यहाँ पर डिप होता है और यहाँ पर एक आर्क टाइप बना हुआ होता है, ठीक। इनकी जो स्किन होती है अफ्रीकन हाथी की वो रिंकल्ड होती है, और यहाँ पर इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। बाकी इनका जो जीवन काल है हाथियों का लगभग 65 साल होता है, 22 महीने का गर्भकाल होता है, झुंड में रहते हैं, और इनका नेतृत्व करती है सबसे ज़्यादा उम्र की जो मादा हाथी होती है वो, यानी कि इनकी जो पूरा सिस्टम चलता है वो मात्र सत्तात्मक है, क्योंकि एक मादा हाथी जो है इनका नेतृत्व करती है, ठीक। इनके जो दांत होते हैं वो लंबे होते हैं। हालांकि दांतों के बारे में हम देखना शायद हमसे छूट गया है। तो अफ्रीकन हाथियों में जो मादा होती है उसके भी लंबे दांत होते हैं, और जो नर हाथी होते हैं उनके भी दांत होते हैं, लेकिन एशियन एलिफेंट्स में सिर्फ और सिर्फ मेल हाथियों के ही दांत होते हैं, बाकी जो मादा हाथी होती हैं उनके दांत नहीं होते हैं। हाथी आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो साउंड या फिर शारीरिक भाषा, स्पर्श, गंध और भूमिकंपन, सिस्मिक वाइब्रेशंस, इनके माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी फिलहाल अगर कहीं हम देखें तो वो एशिया में है, भारत में है। अफ्रीकी हाथियों में लगभग 90% पिछले दशकों में, पिछली सदी में 90%, और एशियाई हाथियों में कम से कम 50% हाथी शिकार और आवास की हानि के कारण खत्म हो चुके हैं। इनके अस्तित्व को फिलहाल गंभीर खतरा है। चूंकि इतना बड़ा जानवर है तो इसके लिए बड़े आवास की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, और अगर इनका हैबिटेट खतरे में होता है तो सीधे तौर पर इनका जीवन भी खतरे में होता है। तो हाथियों को लेकर सबसे बड़ा जो खतरा है वो इनके हैबिटेट का ख़त्म होना है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, बड़े आवास चाहिए, और इनका आवास ही ख़त्म हो रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार ने शुरू किया था 1992 में। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि हाथियों के आवासों की सुरक्षा करनी है और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। क्योंकि अगर हम अगर इनके हैबिटेट में घुसेंगे, इनके हैबिटेट को ख़त्म करेंगे और वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, तो सीधे तौर पर एक तरफ हाथी होगा, दूसरी तरफ मनुष्य होगा, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इससे मनुष्य के जीवन को खतरा भी हो सकता है, और ज़्यादा खतरा हम कहें कि इन जानवरों को, इन पशुओं को, इन बेजुबान जानवरों के अस्तित्व को होता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में, सेंट्रली फंडेड एक प्रोग्राम था। क्यों था? क्योंकि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बचाना है। IUCN स्टेटस की हम बात कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या कंजर्वेशन स्टेटस है। कंजर्वेशन स्टेटस को आप सीधे तौर पर उनके जीवन पर खतरे के रूप में देख सकते हैं। जितना ज़्यादा इनके जीवन के ऊपर खतरा होगा उतना ही ज़्यादा इनका जो IUCN स्टेटस है वो भी गंभीर होगा। अगर इनके ऊपर खतरा नहीं है तो लीस्ट कंसर्न होगा, अगर खतरा है तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो संरक्षण है, शिकार से सुरक्षा है, वैज्ञानिक प्रबंधन है, और हाथी और मानवों का संघर्ष को कम करना है।
एलिफेंट कॉरिडोर्स की भी सुरक्षा करनी है और साथ में इनकी आवाजाही को सुनिश्चित करना है ताकि ये एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में उन कॉरिडोर्स के माध्यम से आसानी से बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया 2023 की रिपोर्ट में लगभग 150 हाथी गलियारों की पहचान की गई थी। इस प्रोजेक्ट में भी उन्हें संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़े खतरे इनके जीवन के ऊपर हैं, जैसे हमने बात की जो सड़क और रेल मार्ग हैं, ये जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट हम इनके हैबिटेट्स में लगाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए लगाते हैं, वहाँ पर ये दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और कभी-कभी मौत का भी शिकार हो जाते हैं। खनन गतिविधियां हैं, आवासों का खत्म होना है और शिकार, क्योंकि इनके हाथी दांत के लिए शिकार होता है और इससे इनके जीवन पर खतरा होता है, तो इससे भी इनकी सुरक्षा करनी है। प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ना, संरक्षित क्षेत्रों को घोषित करना, इनके आवासों को पुनर्स्थापित करना, अतिक्रमण को रोकना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारे काम प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ की इनिशिएटिव है जिनके माध्यम से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि माइक कार्यक्रम, जिसमें है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। इस कार्यक्रम में हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी, संरक्षण करने की कोशिश की जाती है। हाथी मेरे साथी कैंपेन में मानव और हाथियों के बीच सह-अस्तित्व और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। प्रोजेक्ट रीहैब में जो आवास हैं, जो ह्यूमन रेसिडेंस है या जो ह्यूमन कॉलोनीज है, उनके आसपास मधुमक्खियों की बाड़ लगाकर हाथियों को उनसे दूर रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हाथी मधुमक्खियों से दूर रहते हैं और बाड़ अगर मधुमक्खियों की बी फेंस की जाती है, मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाती है, तो हाथी मानव बस्तियों से दूर रहेंगे और ह्यूमन और हाथियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। एलिफेंट रिजर्व्स भी घोषित किए जाते हैं, इसके बारे में हम एक प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। साथ में ही 60% जो हाथी हैं वो दुनिया के जो लगभग 60% हाथी हैं वो भारत में रहते हैं और इनमें जो सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें काजीरंगा नेशनल पार्क है और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमारी जो नेशनल पार्क वाली सीरीज है उसमें देख चुके हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने बात की है, वहाँ पर उसे समझा है। ये है आसाम में और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल में। प्रोजेक्ट एलिफेंट का ऑब्जेक्टिव है शिकार को रोकना, इनके हैबिटेट के नुकसान को, हैबिटेट को खत्म होने से रोकना और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करना, ताकि हाथियों की सुरक्षा की जा सके। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हाथियों की सुरक्षा करनी, आवास की सुरक्षा करनी है और यहाँ पर कुछ की इनिशिएटिव है जिनके माध्यम से हाथियों की सुरक्षा, हाथियों के अस्तित्व को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, हाथियों के बारे में देख चुके हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी देख चुके हैं और यहाँ पर ये जो सेंसिटिव रेलवे स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया गया है इनके बारे में भी देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है मैपिंग सेक्शन और मैपिंग में आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सी रूट्स के बारे में, जहाँ से बड़े पैमाने पर ग्लोबल ट्रेड होता है। अगर सीधे तौर पर बात करें तो यहाँ पर 80% दुनिया का व्यापार समुद्री रास्तों के माध्यम से ही हो रहा है और ये रास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनकी सुरक्षा ज़रूरी है, यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर ज़रूरी है, यहाँ पर खुलापन ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीधे तौर पर ये रास्ते प्रभावित होते हैं और सीधे तौर पर फिर देशों की इकॉनमी को भी इससे नुकसान होता है। देशों की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में होती है, जैसे हमने लंबी बात की है कि कैसे हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड है इन रास्तों पर, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में डिस्टर्बेंस है और इस डिस्टर्बेंस से क्या हो रहा है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारी एलएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं और ये इंपोर्ट समुद्री रास्तों से होकर ही भारत पहुंचता है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी या फिर फूड सिक्योरिटी हम कहें कि बड़े पैमाने पर इन रास्तों पर और इन रास्तों के खुले रहने पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला रास्ता है हमारे पास, वो है नॉर्थ अटलांटिक रूट। ये नॉर्थ अटलांटिक रूट है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि अटलांटिक में है और आप जानते हैं कि यहाँ पर अटलांटिक है, एक एस शेप में जो महासागर है वो अटलांटिक है और यहाँ पर हमारी जो भूमध्य रेखा है, हमारी जो इक्वेटर है वो गुजरती है और इसके नॉर्थ वाला जो रास्ता है, क्योंकि इसके दोनों साइड में
डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इस तरफ यूएसए है और यहाँ पर यूरोप है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और यहाँ से बड़े पैमाने पर मशीनरी का, बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल का, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ऑयल और गैस और एनर्जी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देशों के बीच में है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कहें कि सबसे व्यस्ततम मार्गों में से ये जो रास्ता है नॉर्थ अटलांटिक रूट वो है और ये है नॉर्थ अटलांटिक सी में और एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका, दूसरी तरफ है यूरोप। ठीक। हमारे पास अगला रास्ता है यूरोप एशिया शिपिंग रूट। यूरोप एशिया शिपिंग रूट जैसे नाम ही बता रहा है कि ये जो रास्ता है ये यूरोप को एशियाई देशों से, एशियन कंट्रीज से जोड़ता है। यूरोप से अगर आप चलेंगे तो आप जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से भूमध्य सागर से सुएज कैनाल से यहाँ पर रेड सी के बाद बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी और यहाँ पर है आपका अरब सागर। तो इस रास्ते से होकर आप यूरोप से एशियन कंट्रीज तक आ सकते हैं। जब ये रास्ता नहीं था तब आपको अफ्रीका से घूमते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए आना पड़ता था और ये रास्ता इस रास्ते की तुलना में, सुएज कैनाल वाले रास्ते की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लगती है। तो इस रास्ते की जगह पर ये जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है उसकी जगह पर ये वाला रास्ता छोटा है और यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है ट्रांस पैसिफिक रूट। ट्रांस पैसिफिक रूट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जो हमारी आसियान की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो इन देशों को जोड़ता है ये वाला रास्ता। बीच में है आपका पैसिफिक सी और यहाँ से भी काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। ठीक। इसके बाद है हमारे पास, इसके बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागर इंडियन ओशियन वाला यूरोप को एशियन कंट्रीज से जोड़ता है, वही है जिब्राल्टर और भूमध्य सागर, रेड सी, सुएज कैनाल और बाब अल मंदेब वाला रास्ता। तो ये वाला रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसके बाद है साउथ अमेरिका यूरोप वाला रास्ता। यहाँ पर ब्राज़ील है। आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। वहाँ से बड़े पैमाने पर चाहे कॉफ़ी हो, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल गुड्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, चाहे फसलें हों, वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है और बड़े पैमाने पर यूरोप के देशों तक पहुँचती है। तो ये वाला जो रास्ता है साउथ अमेरिका से होते हुए यूरोप जाता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा है एक नया रास्ता खुल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसको लेकर चर्चाएँ हो रही है। जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे बर्फ़ पिघल रही है, ये वाला रास्ता खुल रहा है। ये वाला रास्ता कहाँ है? फ़िलहाल यहाँ पर बड़े पैमाने पर बर्फ़ जमती है और ये है आपके जो रशिया है, रशिया के नॉर्थ में नदन सी रूट, जो हमारा आर्कटिक है, वहाँ से ये रास्ता बेरिंग से होकर नहीं, बेरेंट से होकर बेरिंग सी तक ये रास्ता चलता है। और जैसे-जैसे बर्फ़ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये रास्ता खुल रहा है। सुएज़ नहर से तुलना करें तो ये रास्ता यहाँ से लगभग 40% छोटा है। इसमें कम समय लगेगा, 10 से 14 दिनों की बचत होगी और बर्फ़ पिघलने के कारण ये रास्ता, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर रशिया भी है, यहाँ पर चाइना भी इंटरेस्ट ले रहा है, यूएसए भी यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है और जो यूएसए और ग्रीनलैंड वाला जो विवाद था, उसमें एक एंगल नॉर्थ सी रूट भी है। तो एक रास्ता नॉर्थ सी रूट है, जैसे हमने बात की थी, अगर हमें यूरोप से एशिया में जाना है, तो एक रास्ता सुएज कैनाल वाला है, एक रास्ता केप ऑफ गुड होप वाला है और एक रास्ता नॉर्थ नदन सी रूट वाला है। तो ये तीनों रास्ते काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा कुछ चोक पॉइंट्स भी हैं जिन्हें भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का आप जानते हैं कि यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर इंडोनेशिया, ये सुमात्रा है और इसके बीच में ये मलक्का स्ट्रेट है और इसका महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि वैश्विक व्यापार का लगभग 1/3 और चाइना को जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता है, तो उस ऑयल इंपोर्ट का लगभग 80% इसी रास्ते से, मलक्का से होकर गुजरता है और यहीं पर है भारत का ग्रेट निकोबार आइलैंड, जहाँ पर भारत एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहा है, तैयारी चल रही है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसको लेकर मंजूरी भी मिल गई है और यहाँ पर पास में ही है मलक्का स्ट्रेट, तो भारत को यहाँ पर चाइना से एक स्ट्रेटेजिक बढ़त भी मिल जाती है। तो जैसे हमने बात की कि सिर्फ ये समुद्री रास्ते नहीं हैं, बल्कि यहाँ से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी
रिलीज होता है, या कहें कि जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता है, ये रास्ते इस तरह के टेंशन्स में बंद कर दिए जाते हैं, प्रेशर बनाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पर जो सेना की आवाजाही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी ये जो चोक पॉइंट्स है, चोक पॉइंट्स, चूंकि चोक पॉइंट्स कहा जा रहा है तो चोक पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दुनिया की सांस को रोक सकते हैं अगर इस तरह के रास्ते बंद होते हैं। तो जैसे हम देख ही रहे हैं, हमारे पास एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि हॉर्मूज के बंद होने पर या हॉर्मूज में डिस्टर्बेंस होने पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। इसके बाद है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल है, पनामा में एक देश है छोटा सा, यहाँ पर एक नहर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहर है, क्योंकि अगर हम इसको मैप पर देखें तो ये रास्ता यूएसए के ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड को जोड़ता है यहाँ पर। और अगर ये रास्ता यहाँ पर बंद होता है, अगर ये रास्ता यहाँ पर नहीं होता, तो यहाँ पर एक लंबा रास्ता था जहाँ से होकर लगभग लगभग 13,000 नॉटिकल माइल का, और उसकी तुलना में ये जो रास्ता है वो है लगभग 5,200 नॉटिकल माइल का। तो ये रास्ता, ये जो कैनाल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर ही चुके हैं। यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से ईरान लगता है, यहाँ पर इराक लगता है, कुवैत लगता है, बहरीन लगता है, कतर है, यूएई है, और यहाँ से जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता है यहाँ से, इस रीजन से, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन देशों के ऑयल रिजर्व्स हैं, और ये जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो हॉर्मूज से होकर ही गुजरता है। और अगर हॉर्मूज में कभी भी कोई भी डिस्टरबेंस होता है, यहाँ पर अगर हॉर्मूज बंद होती है, तो ये जो इंपोर्ट है, ये जो एक्सपोर्ट है, ये प्रभावित होता है, और हमारे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइज़र की बात करें, एलएनजी, एलपीजी या पेट्रोलियम की बात करें, तो सारी सप्लाई रुकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे पनामा की बात हम कर चुके हैं, केप ऑफ गुड होप जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मलक्का है यहाँ पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, बाब अल मंदेब है, सुएज कैनाल है, टर्किश स्ट्रेट जहाँ पर डार्डानेल्स है, जहाँ पर बोस्फोरस है, डेनिस स्ट्रेट्स है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर जिब्राल्टर है। तो ये रास्ते, ये चौक पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्विक व्यापार के लिए। इनका खुला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दुनिया की व्यवस्था ठीक से चले, सभी की एनर्जी सिक्योरिटी, सभी के हित अगर यहाँ पर सुरक्षित रखने हैं, तो इन रास्तों को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। तो ये वैश्विक व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% व्यापार यहीं से होता है। कई कई देशों का तो सारा ही व्यापार इन रास्तों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। ऑयल की जो सप्लाई है, जैसे हमने बात की कि मलक्का से जो 80% चाइना का ऑयल इंपोर्ट यहीं से होता है, तो हम देख सकते हैं कि चाइना के लिए ये जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए हॉर्मूज रास्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भारत की एलपीजी, एलएनजी और पेट्रोलियम का लगभग 50 से 60% होकर गुजरता है। और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, जैसे हम बार बार फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो एक तो नेशनल सिक्योरिटी है, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। इनके मामले में हम किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर इनके लिए हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब है कि हमारी सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो हमारी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इन रास्तों में, इन रास्तों के आसपास काफ़ी ज़्यादा शांति की ज़रूरत होगी। यहाँ से हमारे लिए पहला एमसीक्यू है कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंजूरी दी गई है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह ईपीएस 1995 योजना का स्थान लेगी या लेती है, ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें उच्च पेंशन का विकल्प समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। हायर पेंशन, अगर आप मिनिमम जो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ से तय होता है वो 15,000 मिनिमम के आधार पर होता है, और अगर आप इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहें, पेंशन की रकम आपको उसके आधार पर ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन हायर पेंशन का विकल्प यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। ठीक। दूसरा सवाल है कि भारत में एलपीजी संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, दूसरा तीसरा स्थान है, और भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से और एलपीजी इंपोर्टर्स देशों में से है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी आवश्यकता आयात से पूरी करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के अधिकांश एलपीजी आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है कि क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले से उत्पन्न हुई है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए वर्तमान आय सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है। 8 लाख प्रति वर्ष है, लेकिन यहाँ पर 8 लाख में क्या क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या इसमें वेतन शामिल होगा, क्या इसमें कृषि आय शामिल होगी, और अगर इसमें कृषि आय या वेतन शामिल होता है या नहीं होता है तो इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर पड़ता है। तो अभी 8 लाख है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल माता पिता का वेतन क्रीमी लेयर तय करने का आधार नहीं हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा सवाल है आधुनिक कृषि और उर्वरक उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन मुख्यतः हेबर-बोश प्रक्रिया से होता है, जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया NH3 का उत्पादन होता है। उसके आधार पर यूरिया बनता है, मतलब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ये बात भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार किए जाने वाले लगभग 1/3 यूरिया का परिवहन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल, भारत में वन्य जीव रेल टकराव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हाथी आवास क्षेत्रों में 110 संवेदनशील रेलवे खंडों की पहचान की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉस्टिक सिस्टम का उपयोग जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से कहीं पर वाइब्रेशन, कहीं पर साउंड को डिटेक्ट किया जाता है, सेंस किया जाता है, और उसके आधार पर सिग्नल भेजकर रेल जो गाड़ियां होती हैं उनकी स्पीड को समय रहते कंट्रोल कर लिया जाता है, ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके। तीसरा स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु में AI आधारित थर्मल कैमरा प्रणालियों की मदद से ट्रेन की गति को कम करने का संकेत देती है। ठीक है। छठा सवाल है हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि विश्व में हाथियों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक। एशियाई हाथियों के कान अफ्रीकी हाथियों के कानों से बड़े होते हैं। नहीं, एशियाई हाथियों के कान छोटे हैं। एशियाई हाथियों का शरीर भी छोटा है। एशियाई हाथियों की जो ट्रंक है, जो सूंड है, उसमें सिर्फ एक ही पाइप है, और अफ्रीकन हाथियों में 2 हैं, 2 ट्रंक फिंगर्स हैं। फिर उनकी जो स्किन है वो रिंकल वाली होती है। एशियाई हाथियों की स्किन स्मूदर है तुलना करें तो एशियाई हाथी अफ्रीकन हाथियों से छोटे होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हाथियों का गर्भकाल 22 महीने का होता है। ठीक है। उम्र लगभग 65 वर्ष होती है। ठीक है। दूसरा है कि हाथी सामाजिक समूहों का नेतृत्व सामान्यतः बड़े जो वृद्ध मादा हैं, सबसे वृद्ध मादा वो करती हैं। ठीक है। सातवां सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा 1992 में प्रारंभ किया गया था। जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एलिफेंट कॉरिडोर बड़े आवास क्षेत्रों को जोड़ने वाले सकरे वन क्षेत्र होते हैं। ठीक। 2 बड़े हैबिटेट, उनके बीच में एक सकरा रास्ता होता है, सकरे जंगल होते हैं, वहां से ये गुजर सकते हैं। इन्हें एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक कार्यक्रम हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी करता है। ठीक। भारत में विश्व के सबसे ज्यादा हाथी लगभग 60% यहीं पर हैं। आठवां सवाल है असर्सन रीजन वाला। असर्सन है कि आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण नॉर्थ सी रूट का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह मार्ग यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को सुएज कैनाल की तुलना में काफी कम कर देता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, क्योंकि कथन और उसका जो रीजन है, कारण है, वो भी बिल्कुल सही है। 9वां सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। ये भी दोनों बिल्कुल सही है। ठीक। और 10वां और आखिरी सवाल है
समुद्री व्यापार मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक व्यापार का लगभग 80% समुद्री मार्गों के माध्यम से ही होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा भी था। सारी चीजें हम देख चुके हैं, हाथियों के बारे में देख चुके हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देख चुके हैं, महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के बारे में देख चुके हैं, ईपीएस के बारे में देख चुके हैं, ईपीएफओ के बारे में देख चुके हैं, एलपीजी शॉर्टेज के बारे में देख चुके हैं, हेबरबोश प्रोसेस के बारे में देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर उसके बारे में देख चुके हैं, फर्टिलाइजर का क्या सिनेरियो उसके बारे में भी देख चुके हैं, सेंसिटिव रेलवे स्ट्रेचेस के बारे में भी देख चुके हैं और सारी चीज़ें हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।